नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम शिल्पी है और संकल्प से सफलता के इस YouTube चैनल पर आपका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ PYQ सीरीज में, जिसको हमने शुरू किया था 2013 से 2025 तक के यूपीएससी के प्रीलिम्स के जो भी PYQs हैं उनको सॉल्व करेंगे। फिलहाल हम पॉलिटी की बात कर रहे थे, जिसमें एलिमिनेशन मेथड के साथ साथ एक्सप्लेनेशन को समझेंगे और आज हम यहाँ पर 2020 के पॉलिटी के PYQs को कर रहे हैं। तो अभी तक आपने पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए, और ये 2020 का है तो जल्द ही 2025 तक हम पॉलिटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं यूपीएससी PYQs को। ठीक है, यहाँ पर बात कर लेते हैं पहले प्रश्न की। तो पहले प्रश्न का उत्तर तो देखिए आपको देख ही लिया है आपने, फिलहाल माफी चाहती हूँ। परिभाषा से संवैधानिक सरकार का क्या मतलब होता है? ऑप्शन है आपके विधानमंडल द्वारा सरकार, लोकप्रिय सरकार, बहुदलीय सरकार और सीमित सरकार। चार ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। एक चीज और बता दूं, ये बुकलेट नंबर ए 2020 का पेपर है। जो पॉलिटी के प्रश्न थे उनका स्क्रीनशॉट लेके प्रश्न को मैंने यहाँ लगा दिया है। प्रश्न बाइलिंगुअल आते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, आप जिसमें सहज है उसमें कर सकते हैं। फिलहाल इस प्रश्न का उत्तर हमने देखा कि ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि सीमित सरकार की बात कर रहा है, जो संवैधानिक सरकार का असली अर्थ है। ठीक है, अब यहाँ कह रहे हैं शासन प्रणाली को समझते हैं। तो संवैधानिक सरकार कौन होती है? जिसमें संविधान मौजूद हो और सरकार की शक्ति सीमित होनी चाहिए। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है कि सरकार को निरंकुश बनाने से, ठीक है, तानाशाही उसको बनाने से रोकना है, नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा को ध्यान में रखते हुए बनाना है। भारत में सरकार की शक्तियों पर रोक भाग 3 यानी कि मौलिक अधिकारों के जरिए से लगाई गई है, जो नागरिकों के राज्य के खिलाफ सुरक्षा देते हैं। ठीक है, और विकल्प ए बी सी इसलिए गलत था क्योंकि संवैधानिक सरकार में विधानमंडल होना जरूरी नहीं है, द्विदलीय प्रणाली जरूरी नहीं है, सरकार का लोकप्रिय निर्वाचित होना अनिवार्य नहीं है, राजतंत्र भी संवैधानिक हो सकता है। इसलिए संविधान का होना ही संवैधानिक सरकार की पहचान होती है। इसलिए ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। क्लियर है? अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है 8वें नंबर पर पॉलिटी में 2020 के बुकलेट नंबर ए में, मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स के अलावा भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन से या कौन सा भाग मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा 1948 यानी कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 के सिद्धांतों एवं प्रोविजंस को प्रतिबंधित करता है या फिर करते हैं? ऑप्शन है आपके यहाँ पर उद्देशिका, राज्य के नीति निर्देशक तक, जिसको हम डीपीएसपीस कहते हैं, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, माफी चाहती हूँ, मूल कर्तव्य। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर हमें सही उत्तर चुनना है, केवल एक और दो, केवल दो, एक और तीन, एक दो और तीन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका डी, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा तीनों कथन यहाँ पर पूरी तरीके से करेक्ट है इसके कॉन्टेक्स्ट में। अब इसको एक्सप्लेनेशन से समझते हैं। देखिए, जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, इसलिए पहला कथन सही था, क्योंकि भारत की जो संविधान की प्रस्तावना है, जिसको हम प्रियम्बल या उद्देशिका बोलते हैं, उसमें जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रीडम के उद्देश्य से यूडीएचआर यानी कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का आर्टिकल 3 ये तहत कहता है, इसका सिद्धांतों के मेल खाता है। वो कहता है आर्टिकल 3 इसका कि हर व्यक्ति को जीवन, स्वतंत्रता और व्यक्तिगत सुरक्षा का अधिकार है। इसलिए पहला कथन ठीक था। दूसरा भी ठीक है, क्योंकि डीपीएसपी सामाजिक और आर्थिक न्याय देने और वेलफेयर स्टेट की दिशा तय करते हैं और ये राज्य पर नैतिक दायित्व भी डालते हैं, मानवाधिकारों से जुड़े हुए हैं। यानी कि यूडीएचआर का अनुच्छेद 22 क्या कहता है? यूडीएचआर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का आर्टिकल 22 कहता है कि हर व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा का अधिकार है। ठीक है, अब कथन 3 जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो हमारी आर्टिकल 51A में आती है। ठीक है, ये क्या करती है? नागरिकों के नैतिक और नागरिक दायित्व है। प्रेजेंट में भारत में 11 मौलिक कर्तव्य है, जिनमें से माता पिता, अभिभावक के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अवसर देना अनिवार्य है, शामिल है। इसके अलावा अगर हम क्विक फैक्ट्स देखें तो यूडीएचआर जो 26 इसका आर्टिकल है वो कहता है शिक्षा का अधिकार, और यूडीएचआर आर्टिकल 27 कहता है सांस्कृतिक जीवन, कला और विज्ञान में भागीदारी का अधिकार। समझ गए आप? तो प्रश्न यहाँ पर क्या था? ये था, और किस किस से संबंधित, किस किस को प्रतिबंधित करते हैं, इसको हमने यहाँ पर देख लिया है। ठीक है, इसलिए हमारा पहला, दूसरा, तीसरा तीनों कथन करेक्ट हो जाते हैं। इसके बाद है अगला प्रश्न, संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें ऑप्शन ए संसद के सभी राजनीतिक दलों का सरकार में प्रतिनिधित्व होता है, ऑप्शन बी सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है, ऑप्शन सी सरकार लोगों के द्वारा निर्वाचित होती है और उनके द्वारा हटाई जा सकती है, ऑप्शन डी कह रहा है सरकार संसद के द्वारा चुनी जाती है लेकिन किंतु
निर्धारित समय विधि के पूर्ण होने के पहले हटाई नहीं जा सकती है। तो एकदम कंफर्म कह रहा है कि उसके बिना हटाई नहीं जा सकती है। तो ऐसे स्टेटमेंट्स पे ध्यान देना है। दूसरी चीज, जब हम लगातार पीवाईक्यूज को सॉल्व कर रहे हैं यूपीएससी के प्रीलिम्स के, तो यहाँ पर मैंने नोटिस किया क्या हो रहा है कि रिपीटेड प्रश्न आ रहे हैं। मतलब प्रश्न एज इट इज नहीं है, लेकिन उनकी थ्योरी पैटर्न ऑलमोस्ट वैसा ही आप देखेंगे। डीपीएसपीज हो, फंडामेंटल राइट्स हो, फंडामेंटल ड्यूटीज हो, ये प्रीएम्बल से कई सारे प्रश्न रिपीट भी हुए हैं उन थ्योरी पर। तो अगर आप लगातार 2013 से इन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तो यकीनन आपको 2026 के प्रीलिम्स में बहुत हेल्प होने वाली है। ठीक है, अब यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी कि सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। ठीक है, अब यहाँ पर शॉर्टकट में हमें समझना है, संसद प्रणाली में कार्यपालिका यानी कि एग्जीक्यूटिव, विधायिका यानी कि लेजिस्लेचर के प्रति जवाबदेही होती है, अकाउंटेबल होती है। ठीक है, सरकार तब तक सत्ता में रहती है जब तक सदन का विश्वास उसे प्राप्त होता है, तब तक वो गवर्नमेंट चलती है। भारत में प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर और मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इसे ही कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि सामूहिक उत्तरदायित्व तो कहा जाता है। महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या है? जैसे संसदीय प्रणाली में सभी दलों का सरकार में होना जरूरी नहीं है। सरकार का चुनाव सीधे जनता द्वारा नहीं बल्कि उनके चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा होता है, प्रतिनिधियों के द्वारा होता है। सरकार को हटाने का तरीका सदन में अविश्वास प्रस्ताव है, ना कि सीधा जनमत। ठीक है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा, सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है यहाँ पर। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा भाग वेलफेयर स्टेट के आदर्श की घोषणा करता है? ऑप्शन है आपके डीपीएसपीज, फंडामेंटल राइट्स, प्रियम्बल और 7वीं अनुसूची। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आइए इस प्रश्न का उत्तर देखिए क्या हो सकता है यहाँ पर। इस प्रश्न का उत्तर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि ऑप्शन ए डीपीएसपीज हो जाएंगे। ठीक है, आपका डीपीएसपीज हो जाएंगे। और डीपीएसपीज जो है आर्टिकल 36 से 51 में दिया गया है, और ये कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से अडॉप्ट किया गया है। और ये एक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? कि वेलफेयर स्टेट की स्थापना करना, ना कि पुलिस राज्य की, ध्यान रखना है। और इसका एक्चुअल वेलफेयर स्टेट का मतलब क्या होता है अगर हम समझे, तो ऐसी सरकार जिसमें राज्य नागरिकों के उनके सोशल और इकोनॉमिक कल्याण के बारे में सक्रिय भूमिका निभाता हो। ठीक है, आर्टिकल 38(1) क्या कहता है? राज्य का कर्तव्य है कि वे न्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था स्थापित करे। ये राज्य का कर्तव्य है नागरिकों के लिए। ठीक है, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं का आधार बनता है। आर्टिकल 38(1). ठीक है, अब अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या है? अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है, गांधीवाद और मार्क्सवाद के बीच में एक समान सहमति पाई जाती है, निम्नलिखित में से कौन सी है? एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राज्य विहीन समाज, वर्ग संघर्ष, निजी संपत्ति की समाप्ति, आर्थिक नियतिवाद। ठीक है, आर्थिक नियतिवाद। तो इस प्रश्न का आपका उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राज्य विहीन समाज की बात करता है। ये समान सहमति पाई जाती गांधीवाद और मार्क्सवाद के बीच में। आइए डिटेल में समझे। यहाँ पर राज्यहीन, स्टेटलेस और वर्गहीन, क्लासलेस समाज है। दोनों का जो अंतिम लक्ष्य है वो यही है कि स्टेटलेस हो और क्लासलेस हो, लेकिन रास्ता दोनों का डिफरेंट है। मार्क्सवाद का अलग है, गांधीवाद का अलग। मार्क्सवाद क्या कहते हैं? राज्य को दमन का उपकरण मानते हैं, राज्य को दमन करने का उपकरण मानते हैं, वर्ग संघर्ष और क्रांति के माध्यम से, और राज्यहीन समाज की स्थापना करना चाहते हैं। वहीं गांधीवाद क्या कहता है? कि राज्य में हिंसा की संभावना देखते थे ये। ठीक है, इसलिए न्यूनतम राज और स्थानीय स्वशासन, जिसको हम ग्राम स्वराज कहते हैं, पंचायती राज कहते हैं, इसके पक्ष में थे। और निष्कर्ष क्या है? कि लक्ष्य समान है, तरीके अलग अलग है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए हो जाता है कि एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राज्य विहीन समाज की दोनों बात करते हैं। क्लियर है? अगला प्रश्न है, भारत के संदर्भ में नौकरशाही का निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त चित्र में, नौकरशाही को कौन सही से डिफाइन कर रहा है इनमें से? ठीक है, ऑप्शन ए, संसदीय लोकतंत्र की व्याप्ति को विस्तार देने वाला अभिकरण, संघीय ढांचे को सुदृढ़ करने वाला अभिकरण, राजनीतिक स्थायित्व और आर्थिक वृद्धि को सुलभ बनाने वाला अभिकरण, लोक नीति यानी कि पब्लिक पॉलिसी को कार्यान्वित करने वाला अभिकरण। तो नौकरशाही की सही डेफिनेशन यहाँ पर क्या होगी? तो होगी ऑप्शन डी, लोक नीति को कार्यान्वित करने वाला अभिकरण। ठीक है, आइए इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। यहाँ पर जो है
नौकरशाही की जो बात करें, सरकार की स्थायी कार्यपालिका होती है। चुनी हुई सरकार यानी कि मेरिट के आधार पर चुने गए अधिकारियों के माध्यम से शासन चलाती है। नौकरशाही का अगर मुख्य काम देखा जाए तो क्या है कि सरकार के द्वारा लिए गए जो फैसले हैं उनको इम्प्लीमेंट कराना, ना कि संसदीय लोकतंत्र का विस्तार करना। संसदीय लोकतंत्र में सरकारें बदलती रहती है, लेकिन नौकरशाही स्थायी रहती है ना, और नीति और प्रशासन में निरंतरता बनाए रखती है। कंक्लूजन क्या है कि नौकरशाही राजनीतिक स्थिरता नहीं बल्कि प्रशासनिक निरंतरता प्रदान करता है। इसलिए ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है कि लोक नीति को जो है कार्यान्वित करने वाला अभिकरण है नौकरशाही। ठीक है, अब है अगला प्रश्न, भारत के संविधान की उद्देशिका। ऑप्शन से आपके प्रियम्बल की बात कर रहा है। ऑप्शन ए संविधान का भाग है कि किंतु कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती, संविधान का भाग नहीं है और कोई विधिक प्रभाव भी नहीं रखती। ठीक है, और ये इसके उद्देशिका के बारे में पूछ रहे हैं। ऑप्शन सी संविधान का भाग है और वैसा ही विधिक प्रभाव रखती है जैसा कि उसका कोई अन्य भाग नहीं, जैसा कि अन्य भाग उसका प्रभाव रखते वैसे ही वो रखती है। संविधान का भाग है लेकिन उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। यानी कि भारत के संविधान की जो प्रियम्बल है वो संविधान का भाग है लेकिन उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। यानी कि यहाँ पर कह रहे हैं कि यहाँ पर संविधान की प्रस्तावना क्या है, संविधान का भाग प्रस्तावना को लेकर सुप्रीम कोर्ट के 3 महत्वपूर्ण फैसले आए थे। जैसे वेरुवाड़ी यूनियन केस आया था, उसमें कहा गया था कि संविधान प्रस्तावना जो है संविधान के प्रोविजंस की भावना समझाने में मदद करती है। अगर किसी आर्टिकल में शब्द अस्पष्ट होते हैं तो प्रस्तावना की सहायता ली जा सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रस्तावना जो है संविधान का भाग नहीं है। ये 1960 में केस आया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा। फिर आया केशवानंद भारती केस 1973 में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना रुख बदल दिया, उसमें कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है, यानी कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। अब LIC ऑफ इंडिया केस 1995 में आया तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर से इसको स्पष्ट किया कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। यानी कि प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है लेकिन संविधान की मूल संरचना जो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है उसको नहीं बदला जा सकता। एग्जाम लाइन में क्या है कि आज की कंडीशन में प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर से कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन आपका डी सही हो जाता है। ठीक है, लेकिन उसके कई भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। क्लियर है। अगला प्रश्न है आपका, इसमें 18वां प्रश्न क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि भारत के संविधान के भाग 4 में अंतर्विष्ट प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है। ऑप्शन ए वे न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय होते हैं। ऑप्शन 2 वे किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे। ठीक है, ऑप्शन 3 इस भाग में अधिकथित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे। नीचे कुछ कूट दिए गए उनको देख लेते हैं। सही उत्तर चुनना है, केवल 1, केवल 2, 1 और 3 और 2 और 3। तो इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। यानी कि दूसरा तीसरा कथन सही है, पहला आपका गलत है, दूसरा और तीसरा सही है भाग 4 के कॉन्टेक्स्ट में। आइए इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। इसमें देखिए ये DPSPs की बात कर रहे हैं, ये पहला कथन गलत है। देखिए यहाँ पर वे न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय होते हैं, जबकि यहाँ कह रहे हैं पहला कथन गलत है क्योंकि DPSPs न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जाते, नॉन जस्टिकेबल है। ठीक है, और किस आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं, 36 से 51 के बीच में भाग 4 के अंतर्गत। ठीक है, इन्हें गैर न्यायिक बनाने की सिफारिश तेज बहादुर समिति ने की थी। कथन दूसरा सही था क्योंकि DPSPs उल्लंघन अगर होता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लंघन होता है तो कोर्ट में मुकदमा नहीं किया जा सकता। ऑप्शन 3 भी ठीक है क्योंकि DPSP राज्य के लिए दिशा निर्देश सिद्धांत है, ये कानून बनाने और नीतियां तय करने में संवैधानिक मार्गदर्शन देते हैं, इसलिए सही कथन इसका डी हो जाएगा। ठीक है, दूसरा और तीसरा ठीक है, पहला गलत है। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला कथन क्या कह रहा है, भारी भरकम प्रश्न देख के डरने की जरूरत नहीं है, इसके आंसर सबसे सिंपल होते हैं। ठीक है, भारत के संविधान के अनुसार भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहता है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मतदान के लिए योग्य है किसी राज्य में 6 महीने के लिए मंत्री बनाया जा सकता है, तब भी जबकि वह उस राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं है।
ठीक है, पॉइंट्स पे याद रखना है किन किन पर क्लिक करना है। दूसरा है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में ये कहता है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो दांडिक अपराध के अंतर्गत दोषी अगर पाया गया है और जिसे 5 वर्ष के लिए कारावास का दंड दिया गया है, चुनाव लड़ने के लिए स्थायी तौर पर निरर्हत हो जाता है, यानी कि उसकी योग्यताएं उसमें फुलफिल नहीं हो रही, अहर्त नहीं है, निरर्हत हो जाता है। ठीक है, भले ही वह कारावास से मुक्त हो चुका हो, फ्री हो चुका हो, उसे जेल से छोड़ा जा चुका हो। निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है, पूछ रहा है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। तो इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोनों ही कथन यहाँ पर गलत है। मतलब कह रहा ना तो एक सही है ना तो दो सही है। आइए इसको थोड़ा विचार करते हैं। अब जनप्रतिनिधि यानी कि पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव, पहला कथन गलत क्यों था? क्योंकि राज्य विधानमंडल का जो सदस्य है उसको बनने के लिए संविधान में ये योग्यताएं दी जाती हैं। जैसे क्या योग्यताएं होती हैं? भारत का नागरिक हो, सबसे पहली चीज, सब में ऑलमोस्ट फुलफिल होनी चाहिए। चुनाव आयोग के द्वारा निर्धारित व्यक्ति के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञा ले, संविधान के प्रति निष्ठा, भारत की सॉवरेनिटी और अखंडता बनाए रखने की शपथ ले। ठीक है, इसके बाद उसकी आयु सीमा कितनी हो? विधान परिषद के लिए न्यूनतम 30 ईयर्स और विधानसभा के लिए न्यूनतम 25 ईयर्स होनी चाहिए, हमें पता है। संसद के द्वारा निर्धारित अन्य योग्यताएं क्या हो सकती हैं? इसलिए कथन में दी गई बात सही नहीं मानी जाती है। ठीक है, कथन दूसरा भी गलत था। क्यों गलत था? क्योंकि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 जो है उसकी धारा 8 कहती है कि अगर किसी व्यक्ति को 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा होती है तो वह दोष सिद्धि की तिथि से अयोग्य, जिस दिन से उसको दोषी पाया गया उस दिन से वो इस पद पर बैठने के लिए अयोग्य हो जाता है और रिहाई के बाद 6 वर्ष तक अयोग्य ही रहता है। ठीक है, इसलिए अस्थायी अयोग्यता नहीं बल्कि ये 6 वर्ष तक आगे कंटिन्यू रहती है। ठीक है, तो इसलिए हमने समझा कि हमारे प्रश्न का उत्तर क्या था? ऑप्शन डी था, क्योंकि यहाँ पर स्थायी तौर पर निरर्हत हो जाता नहीं, जब वो बाहर आया उसके 6 वर्षों तक वो निरर्हत रहता है, इसके बाद वो लड़ सकता है। क्लियर है? अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला कथन है भारत का जो प्रेसिडेंट होता है, राष्ट्रपति जिसको कहते हैं, ऐसे स्थान पर जिसे वह ठीक समझे संसद का सत्र आहूत यानी कि आवाहन उसका बिगनिंग कर सकता है, आहुति दे सकता है उसको। दूसरा है भारत का जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, 1 ईयर में संसद के 3 सत्रों का प्रोविजन करता है, लेकिन सभी 3 सत्रों का चलाया जाना ऐसा कंपलसरी नहीं है, अनिवार्य नहीं है। तीसरा कथन वही कहता है कि 1 वर्ष में दिनों की कोई न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं है जब पार्लियामेंट का चलना आवश्यक हो। आप कह रहे हैं जो कथन यहाँ पर दिए गए उनमें से कौन से कथन करेक्ट है? तो केवल एक, केवल दो, एक और तीन, दो और तीन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? चाहे तो वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व करने का प्रयास किया करिए। इस प्रश्न का उत्तर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है। अब दूसरा क्यों है इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, पहला सही है क्योंकि आर्टिकल 85 का क्लॉज ये कहता है कि प्रेसिडेंट संसद के हर सदन को सत्र के लिए बुलाते हैं। ठीक है, दोनों सत्रों के बीच का अंतर 6 महीने से ज्यादा नहीं हो सकता। दूसरा कथन हमारा गलत था। क्यों? क्योंकि साल में 3 सत्र होते हैं, बजट, मानसून और शीतकालीन सत्र, और कन्वेंशन से होते हैं, परंपरा से ये चलते आ रहे हैं। संविधान में यह अनिवार्य नहीं है कि ऐसा ही होगा। ठीक है, कथन 3 हमारा सही था क्योंकि संविधान में ये नहीं बताया गया है कि संसद को साल में कम से कम कितने दिन बैठक करनी होगी। क्लियर है? क्लियर है? तो यहाँ पर इसीलिए हमारा कथन यहाँ पर जो है सी करेक्ट हो जाता है। पहला और तीसरा ठीक है, दूसरा हमारा गलत हो जाता है, किंतु तीनों सत्रों का चलाया जाना अनिवार्य नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर अगला प्रश्न है हमारा, भारत के विधिक सेवा प्रदान करने वाले प्राधिकरण लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज निम्नलिखित में से किस प्रकार के नागरिकों को निःशुल्क विधिक सेवाएं प्रदान करते हैं? इसको करने से पहले मैं एक चीज बता दूं, ये जो प्रश्न संख्याएं आपको दिख रही, कहीं 9, कहीं 18, कहीं 15, कहीं 14, कहीं 7, तो ये प्रश्न संख्या मैंने तय नहीं की है। बुकलेट नंबर ए और 2020 की जो बुकलेट, ओरिजिनल बुकलेट होगी, उसमें देखिएगा इन नंबर्स पर आपको पॉलिटी के प्रश्न मिल जाएंगे। क्लियर है? तो वही मैंने स्क्रीनशॉट लेके लगाया है, इससे टाइम बच जाता है। ऑप्शन ए, 1 लाख से कम वार्षिक आय वाले व्यक्ति। ठीक है, और इसके बाद 2 लाख से कम वार्षिक आय वाले ट्रांसजेंडर को, और 3 लाख से कम वार्षिक आय वाले अन्य पिछड़े वर्ग यानी कि ओबीसी के सदस्य को, या फिर सभी वरिष्ठ नागरिकों को। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना। 1 और 2, 3 और 4, 2 और 3, 1 और 4। 4 ऑप्शन है यहाँ पर। सही उत्तर इसका क्या होगा? ऑप्शन ए यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड रुकिएगा। हाँ,
अब यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, यानी कि पहला और दूसरा कथन यहाँ पर ठीक है, तीसरा कथन गलत है। तीसरा और चौथा कथन गलत है। आइए समझते हैं। पहला कथन सही था क्योंकि लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट धारा 12 के तहत इन वर्गों को निःशुल्क कानूनी सहायता मिलती है, जैसे महिलाएं और बच्चे, शेड्यूल्ड ट्राइब्स और शेड्यूल्ड कास्ट, औद्योगिक मजदूर, आपदा या हिंसा से पीड़ित व्यक्ति, दिव्यांग हो, हिरासत में हो कोई व्यक्ति, या कम आय वाले लोग जिनकी आय 1 लाख तक राज्य तय कर सकता है, और भिखारी या फिर मानव तस्करी के शिकार लोग। ठीक है, पहला कथन ठीक था। दूसरा कथन ठीक था क्योंकि ट्रांसजेंडर के लिए आय सीमा 2 लाख है। तीसरा कथन गलत है क्योंकि मुफ्त कानूनी सहायता में ओबीसी का उल्लेख है ही नहीं, इसलिए गलत हो गया, वहां पर उल्लेख दिया गया था। चौथा कथन गलत है क्योंकि वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त कानूनी सहायता देना राज्य सरकार के नियमों और आय सीमा पर निर्भर करता है ये टोटली, इसलिए सभी बुजुर्ग इसके पात्र नहीं होते, इसलिए ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, जिसमें पहला और दूसरा ठीक है, तीसरा और चौथा गलत है क्योंकि ओबीसी के सदस्य, ओबीसी को उसमें बात ही नहीं की, सभी वरिष्ठ नागरिक नहीं, कुछ के क्राइटेरिया है और सभी के लिए नहीं है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। तो हमने 2013 यूपीएससी प्रीलिम्स के लेकर 2020 तक के पॉलिटी के सभी पीवाईक्यूज को कर लिया है। जिस प्रकार से क्वेश्चन की संख्या उसको वैसे ही स्क्रीनशॉट लेके मैंने पीपीटी में लगा के उसके आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन के साथ दिया। बहुत बार क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है, लेकिन जो इसकी एक्सप्लेनेशन होती है उससे बहुत बार प्रश्न बन जाते हैं, और मैं देख रही हूँ 2013 से 2020 में कई बार ऐसे टॉपिक आए हैं जो हर साल रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो निरंतर अगर आप ये कंटिन्यू इस सीरीज को करेंगे तो आपको उसका फायदा दिखेगा, क्योंकि बिना पीवाईक्यू के कोई भी प्रश्न पत्र करना संभव नहीं है आने वाले समय पे भी। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। संकल्प से सफलता के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर ये प्रोग्राम्स आपके लिए मददगार साबित हो रहे हैं, ट्यूसडे सैटरडे शाम को 6 बजे आर्ट एंड कल्चर आता है, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे आपको शाम को 6 बजे जो है ये पीवाईक्यूज दिए जाते हैं। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर कि जो डेली आपको जियो पॉलिटिकल का एक टॉपिक मिलता है विद शॉर्ट सीरीज के साथ, वहीं आप देखेंगे संडे को सुबह 10 बजे वीकली करंट अफेयर्स जो प्रीलिम बूस्टर है, चाहे वो 2026 में यूपीएससी दे रहे हो या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो। वहीं संडे को ही शाम को 7 बजे मैपिंग बेस्ड वीकली करंट अफेयर्स आता है। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर देखिए। और नए प्रोग्राम्स हमारे द्वारा लाए जा रहे हैं, हमारे साथ निरंतर बने रहे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।